Okay, how are you, friends? We are all set to start the chapter respiration. In previous videos, you people have observed and also suggested me in comments and WhatsApp also that I was going very fast. From today and from the videos in upcoming videos, I will try to reduce my speed. So let's start with a very important topic, respiration, which is the second most important life process. Respiration. सबसे पहले तो जब हम लोग रेस्पिरेशन का बात करते हैं तो जनरली हम लोग के दिमाग में क्या आता है, सांस लिए सांस छोड़े, रेस्पिरेशन हो गया. बट दिस इज नोन एज ब्रीथिंग. इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं. मतलब सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बहुत अलग है. जैसे सिर्फ खाना खाना, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे खाना लिए जिसको खा लिए, वो डाइजेशन नहीं होता है, वो एक छोटा सा पार्ट है डाइजेशन का. उसी तरह से ब्रीथिंग जो होता है, ब्रीथिंग एक छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेशन का. ये ब्रीथिंग है क्या, इसके बारे में देखते हैं. ब्रीथिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि इनहेलेशन जिसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सहेलेशन जिसको एक्सपीरेशन भी बोलते हैं, यही है ब्रीथिंग. मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, ये होता है ब्रीथिंग. ये एक छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेशन का. अब जब हम लोग रेस्पिरेशन का बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का. ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या, तो जैसा कि नाम है इसका सेल्यूलर, तो हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है. अगर सेल में रेस्पिरेशन नहीं होगा तो सेल जिंदा ही नहीं रहेगा. तो ये जो सेल में रेस्पिरेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होता क्या है. साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड है अपना, जो हम लोग डाइजेशन किए थे तो ग्लूकोज आके स्टोर हो गया था ना, वो वाला ग्लूकोज है. ये ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला. ये ग्लूकोज टूटेगा और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी मिलेगा ATP से. तो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 2 ATP का जरूरत पड़ेगा. 2 ATP का जरूरत पड़ेगा और ये रिएक्शन होगा साइटोप्लाज्म के एक जगह पे जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल. वो साइटोसोल में 2 ATP की मदद से ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूट गया. जब ये टूटा तो 2 पाइरूवेट बनेगा. ये 2 पाइरूवेट 3 कार्बन का होगा, क्योंकि वो 6 कार्बन था, 2 का पाइरूवेट बना तो इक्वल कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. तो 3 कार्बन का 2 पाइरूवेट अपने पास बना. अब ये 3 कार्बन को तोड़ने के लिए 36 ATP लगेगा. ये 36 ATP मिलके इसको तोड़ेगा और तोड़ेगा तो फर्दर एनर्जी में और H2O में कन्वर्ट कर देगा. और ये जो ब्रेकडाउन होगा ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, और फाइनल रेस्पिरेशन का ब्रेकडाउन यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. तो देखो 6 कार्बन को तोड़ने के लिए 2 ATP लगा, फिर ये 2 पाइरूवेट जो था, जो 3 कार्बन वाला था, उसको तोड़ने के लिए 36 ATP लगा. तो टोटल ATP कंजम्पशन इन अ सिंगल सेल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज 38 ATP. कितना? 38 ATP लगता है. और जो इससे निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं है. अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि कुछ रेस्पिरेशन ऐसा होता है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. जैसे ह्यूमन है, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, सबको पता है. मतलब अ रेस्पिरेशन विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत दौड़े, आदत नहीं है, कुत्ता पीछे लग गया, अब तो दौड़ो भाई, दौड़ो और लंबा समय तक दौड़ाते रह गया. तो ज़्यादा जब दौड़ेंगे, जो कि हम लोग को आदत नहीं है, तो हम लोग के बॉडी को एनर्जी तो चाहिए होगा. अब उतना एनर्जी तुमको जनरेट करने का आदत ही नहीं था, बट उस समय किए, हम लोग का एड्रेनलिन ग्लैंड करवा दिया, कर लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं. बट अब क्या हुआ कि जब हम लोग सांस ले रहे थे दौड़ते वक्त, जब हाँफ रहे थे, जिसको फोर्सफुल ब्रीथिंग भी बोलते हैं, वो जब कर रहे थे तो ऑक्सीजन मिल तो रहा था, नो डाउट मिल रहा था, बट एनफ अमाउंट में नहीं मिल पा रहा था. जो डिमांड था उतना नहीं मिला. तो अब क्या होगा कि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए था सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने को, वो उतना नहीं मिलके थोड़ा कम मिलेगा. यानी कि अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कमी में, एब्सेंस में नहीं, कमी में. याद रखना ये चीज, कमी में होगा. तो जब ये कमी में होगा तो ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में टूटेगा. अब देखो पहले ग्लूकोज टूट रहा था 2 पाइरूवेट में, यहाँ पे टूटेगा एक पाइरूवेट में और दूसरा लैक्टिक एसिड में. दोनों के पास 3 कार्बन होगा. लैक्टिक एसिड में टूट गया. अब ये लैक्टिक एसिड जाके स्टोर हो गया कहीं पे मसल में, और जब ये स्टोर हो गया तो हम लोग को क्रैम्प्स पड़ेगा. फिर आगे चल के ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे टूटता है
तो जब ये धीरे धीरे टूटता है तो हम लोग का क्रैम्प ठीक हो जाता है। बट अगर हम इस एक्सरसाइज को रोज करने लग जाएं, जो हम दौड़े, जैसे मान लो 2 किलोमीटर दौड़ गए थे बहुत तेजी में, हम रोज अगर उतना दौड़ने लग जाएं तो बॉडी को आदत हो जाएगा उतना ऑक्सीजन बाइंडिंग करने का। हेमोग्लोबिन जो आरबीसी अपना है, आरबीसी को आदत हो जाएगा उतना ऑक्सीजन बाइंड करने का। अब आरबीसी को जब आदत हो गया तो फिर हम लोग का लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला सवाल ही नहीं उठता है। अब हम लोग नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जो तीसरा रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन का जरूरत ही नहीं। अब इसमें क्या होगा, जैसे यीस्ट होता है ना, यीस्ट जो फर्मेंटेशन करता है शुगर का अल्कोहल में, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। उसको ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है एक पाइरूवेट में, यानी कि 3 कार्बन वाला पाइरूवेट, और ये भी साइटोसोल में ही होता है, ठीक है। एक पाइरूवेट में प्लस C2H5OH यानी कि अल्कोहल। तो ये अल्कोहल में तोड़ दिया। अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज किया। अब ये अल्कोहल जो है ये आगे चल के अगर किसी सॉल्यूशन में डालें तो वहाँ पे अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, और ऐसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये 3 टाइप के रेस्पिरेशन का बस इतना ही बात करना था, इससे ज़्यादा बात नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे एक चार्ट दिया हुआ है लास्ट पेज पे रेस्पिरेशन का, उसमें भी बस यही चीज़ है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फेवरेट टॉपिक हम लोग का जो है, हम लोग किसी भी चीज़ को इंसान से रिलेट कर देते हैं क्योंकि शायद हम लोग इंसान हैं, इंसान ही है, पक्का इंसान है। अब अपना अपना देख लेना भाई। तो रेस्पिरेशन देखते हैं हम लोग इंसान, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग का जब रेस्पिरेशन शुरू होता है तो पैसेज का, चलो पहले पाथवे का बात कर लें। सांस लिए, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कितना है, एक पेयर है, यानी कि 2 एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है। यहाँ से अंदर गया, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ कुछ होता है छोटा छोटा, वो सब का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हम बताते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, याद रखना, अपर लिप के ऊपर होता है। आज तक पता नहीं था तुम लोगों को, बता दिया। अपर लिप के ऊपर होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ये हेल्प करता है इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन में। ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पाथवे है सेम होता है, बस इनहेलेशन के लिए जो लिखोगे उसको उल्टा कर दोगे तो एक्सहेलेशन हो जाएगा, कॉमन सेंस। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का बात किया जाए तो ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है इसमें अपना कुछ कुछ चीज़ आएगा, जैसे नजल कैविटी। नजल कैविटी यहाँ से लेके पूरा ये अंदर तक, नाक का जहाँ तक तुम्हारा एक्सटेंशन है वो पूरा का पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं नजल कैविटी और नजल चेम्बर, जो कि 2 है, नाक में 2 छेद होता है। इसको हम लोग बांट दिए 3 पार्ट में, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। अंदर से बांटा जाता है। अब हम नाक फाड़ के अपना दिखा नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बता दे रहे हैं। यहाँ तक सुपीरियर जहाँ पे बोन नहीं है, उसके बाद आ जाता है अपना मिडिल जहाँ पे बोन स्टार्ट हो रहा है, और फिर सॉफ्ट बोन यहाँ से खत्म होगा। यहाँ पे जैसे ही हम लोग आएंगे तो ये हो गया इंफीरियर पार्ट। ये सुपीरियर पार्ट का काम सिर्फ इतना है कि इसके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, और इसका बस काम ये है कि ये किसी भी चीज को स्मेल करने में मदद करता है, स्मेल करने में मदद करता है। इसके बाद जो इनर 2 पार्ट्स आते हैं ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, और किसी भी चीज़ को, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लेंगे क्योंकि इसमें हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको ये लोग ट्रैप कर लेगा इंफीरियर पार्ट, और जो एयर का टेम्परेचर है उसको बॉडी के अकॉर्डिंग सेट कर देता है। ऊपर से एयर को हल्का स्मूथनेस भी दे देता है क्योंकि इधर म्यूकस भी होता है अपना। अंदर का जो 2 पार्ट है ये प्रॉपरली पूरा का पूरा हेल्प करता है सिर्फ रेस्पिरेशन में, और ये बने रहता है जिस टिश्यू का, वो है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम टिश्यू। अब अगर बात करें तो 2 टाइप का सेल होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। सिलिएटेड बोल दिए तो इंफीरियर वाला सिलिएटेड है जिसमें बाल होता है, और सॉरी मिडिल वाला सिलिएटेड है जिसमें बाल होता है, और इंफीरियर वाला पार्ट सिलिएटेड नहीं होता है, वहां पे कोई भी नजल हेयर्स नहीं होता है। अब जो नजल कैविटी होता है उसमें गॉबलेट सेल होता है। याद करो, ये गॉबलेट सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल भी इसको बोलते हैं, ये स्टमक के इनर लाइनिंग्स में भी था। तो ये गॉबलेट सेल जब भी कहीं प्रेजेंट होगा तो इतना याद रखना कि ये गॉबलेट सेल क्या करता है कि म्यूकस देता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। तो नाक में भी म्यूकस गॉबलेट सेल की वजह से ही होता है, जिसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल।
नजल कैविटी का फंक्शन ये है कि म्यूकस सेक्रीट करता है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के साथ साथ कोई अगर कीड़ा वीड़ा छोटा मोटा अगर आ गया, मान लो जैसे सांस लेने में होता है, कभी ड्राइविंग कर रहे हैं तो छोटा मोटा कोई आ गया कीड़ा, तो उसको रोक लेता है, फिर हम लोग छींक मारते हैं तो बाहर आ जाता है। इनहेल्ड एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है और एयर को मॉइस्ट बनाता है। अब अगर पाथवे का बात करें तो सबसे पहले इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद फेरिंग्स आ गया। ग्लॉटिस से पास करते हुए अब फेरिंग्स में याद होगा तुम लोग को, फूड पाइप में भी जब हम लोग फूड का बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का, तो वहाँ पे भी फेरिंग्स था, यहाँ पे भी फेरिंग्स है, और बताए थे कि ये कॉमन पैसेज होता है। अब इसके बाद खाना जो है फूड पाइप में चल जाता था फेरिंग्स से, लेकिन जो ये एयर है ये फेरिंग्स से ग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स में जाएगा, और ये ग्लॉटिस का ही नाम है विंड पाइप। तो ठीक है, अब विंड पाइप के अंदर हम लोग का एयर जा चुका है जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलेंगे। उसके बाद ट्रैकिया में पहुंचता है। ये जो ट्रैकिया है ये सी शेप का होता है, सी शेप का ये होता है, और इसमें एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है हायालिन कार्टिलेज। ये हायालिन, जब किसी को फांसी दिया जाता है ना तो यही हायालिन कार्टिलेज टूट जाता है, जिसके वजह से इंसान का डेथ हो जाता है। मतलब ये हायालिन कार्टिलेज विंड पाइप को एक्सटेंड करके रखता है। अगर वो हायालिन कार्टिलेज नहीं रहे तो विंड पाइप आपस में से स्टिक कर जाएगा और आदमी सांस नहीं ले पाएगा, दम घुटने से आदमी मर जाएगा। अब ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई का जो 2-3 छोटा छोटा पार्ट होता है, ब्रोंकाई 1, 2, 3, वैसे ही फर्स्ट ब्रोंकाई, सेकंड ब्रोंकाई, थर्ड ब्रोंकाई में जाएगा। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और फिर फाइनली अपना एल्वियोली वगैरह में जहाँ भी जाना है इसको ये चल जाता है। एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, एल्वियोलर सैक बोलते हैं, फिर एल्वियोली, फिर एल्वियोली में जाने के बाद सर्कुलेशन में पढ़ेंगे क्या होता है इसका। इतना याद रखना कि वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ फ्यूज़ हो जाता है, और ब्लड के साथ फ्यूज़ होने के बाद वो ब्लड ले लिया ऑक्सीजन को, और जो ब्लड पहले से ऑक्सीजन लिया हुआ था जो कि पूरे बॉडी में उस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, और अब ऑक्सीजन नाम का चीज़ नहीं बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बचा, वो ले आके दे देता है एल्वियोली में, और फिर वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा पाथवे से बाहर आता है और नाक से निकल जाता है। अब फिर ऑक्सीजन लेंगे, फिर जाके ब्लड में फ्यूज़ होगा, फिर ब्लड लेके आके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये साइकिल चलते रहता है, ये पूरा दिन चलते रहता है। ब्रीथिंग का अगर बात किया जाए तो एक इंसान 12 से 14 बार सांस लेता है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में जब बैठे रहे तब 12 से 14 एक मिनट में। फोर्सफुल ब्रीथिंग जब होता है, जब इंसान हाँफने लगता है तो 18 से 20 बार ब्रीथिंग कर लेता है। फोर्सफुल ब्रीथिंग वैसे एक अगर इसका हम नंबर कुछ बताएं तो ये फैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम रामदेव बाबा का योगा परफॉर्म करने लगे तो हो सकता है हम 40 बार सांस ले लें ऐसे करके, बट माना जाता है कि जब इंसान दौड़ेगा, थकेगा, भागेगा, और तब जो फोर्सफुल ब्रीथिंग करेगा, जो उसका रिक्वायरमेंट है बॉडी का, जबरदस्ती नहीं करे, रिक्वायरमेंट है, तो 16, 18, 20 इसके आसपास आता है। ऑब्वियस सा बात है, सोते वक्त हम लोग का जो ब्रीथिंग का रेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है। अब लैरिंग्स, लैरिंग्स है क्या? लैरिंग्स को ही हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना रहता है, यानी कि सॉफ्ट बोन का, और इसके पास टोटल 9 कार्टिलेज होता है। 9 कार्टिलेज में 3 पेयर्ड कार्टिलेज रहेगा और 3 अनपेयर्ड। 3 पेयर्ड यानी कि 6 हो गया, पेयर है ना, 6 हो गया, 3 पेयर्ड यानी कि टोटल 6, और 3 अनपेयर्ड है। तो जो पेयर्ड है उसमें आता है एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कोरोनिडेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये तीनों हो गया, जिसका 2-2 है। और अनपेयर्ड वाला हम लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट है और वही पढ़ना है, वो है पहला क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज, और तीसरा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में बता दिए हैं, बाकी सब बताएंगे। ये एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक कार्टिलेज होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है, और क्यों कवर करता है बताए थे, फूड जो है वो उसके अंदर ना चल जाए इसलिए वो कवर करके रखता है खाते वक्त। थायराइड जो है ये सबसे प्रोमिनेंट कार्टिलेज है, और ये मेल में दिखता है एडम्स एप्पल, मेरा तो नहीं है उतना, बट देखना किसी किसी का पता चलता है, एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ये ग्लॉटिस को एरिटिनॉइड कार्टिलेज से ज्वाइन करता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जंक्शन बोल सकते हो इसको। लैरिंग्स के पास वोकल कोड, अभी बताए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तो इसके पास वोकल कोड है और वो है 2। एक है फॉल्स वोकल कोड, अ पेयर ऑफ फॉल्स वोकल कोड एंड अ पेयर ऑफ ट्रू वोकल कोड। ये जो फॉल्स वोकल कोड है ये कभी अपने शरीर में एक्टिव था, बट आज के डेट में एक्टिव नहीं है, और ये अब वेस्टिजियल ऑर्गन है।
और जो ट्रू वोकल कॉर्ड था जिसके वजह से हम लोग बोल पाते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड से आवाज़ नहीं आता है, ट्रू वोकल कॉर्ड से आवाज़ आता है। अब जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़े, तो जो हम बोल रहे हैं ना वो हम सांस छोड़ रहे हैं। जब बोलेंगे तो देखो यहाँ पे हवा आता है, तो बोलना यानी कि एक्सहेल करना। तो एक्सहेल करने पे ही साउंड आता है, क्योंकि जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन जो है साउंड कॉज करता है। बस एक ही केस है जब इनहेलेशन में भी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, स्नोरिंग, खराटा मारना, इनहेल किए वाइब्रेट किया, और कोई केस नहीं। और ये इनहेलेशन होता क्यों है इसके बारे में बात करेंगे तो बताते हैं कि हम लोग का जो टंग है ये बाहर निकल सकता है, बाहर निकल गया, बट ये ऐसे अंदर इसको डाल सकते हो क्या? फूड पाइप के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका जो एंड है जहाँ पे टंग ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कनेक्टेड रहता है एक चीज़ से, जिस मसल का, जिस लिगामेंट का नाम है फ्रेनेलम। ये फ्रेनेलम क्या करता है कि इस टंग को अंदर नहीं जाने देता है। तो टंग अंदर नहीं जाएगा। अब सोच रहे होगे कि इससे क्या फ़ायदा है, अंदर जाता तो कितना अच्छा, गला में टंग डाल के फूड पाइप साफ़ कर लेते ना, मज़ा आ जाता। बट नहीं, क्या होता है कि हम जैसे सो गए तो सोते वक्त बॉडी कॉन्शियस तो नहीं है ना, सेमी कॉन्शियस रहता है। तो उस वक्त टंग मान लो अंदर चल जाता और इंसान सांस नहीं ले पाता, दम घुटने से इंसान का मौत हो जाता। तो इसी वजह से फ्रेनेलम क्या करता है, टंग को अंदर नहीं जाने देता है। किसी किसी में क्या होता है, ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से हो, या फिर ड्रिंकिंग की वजह से हो, या हाइपरटेंशन की वजह से हो, या स्मोकिंग की वजह से हो, ये फ्रेनेलम में डिसफंक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रेनेलम या तो फैटी हो जाता है या तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो जब ढीला हो गया क्या होगा कि ये फ्रेनेलम जब हम सांस लेंगे तो थोड़ा टंग अंदर की तरफ पुश हो जाएगा। तो जब सोए में सांस लेंगे तो खराटा निकलेगा, स्नोरिंग होगा। अब उधर से विंड जाने का कोशिश करेगा, फ्रेनेलम को, टंग को आगे धकेलेगा, और विंड पाइप में जितना चाहिए उतना जा नहीं पाएगा, ऑक्सीजन या एयर जो भी जा नहीं पाएगा, तो कम जाएगा, फोर्स से जाएगा, इसी वजह से उसको वाइब्रेट करेगा और खराटा आता है। ये रीज़न है स्नोरिंग का। ठीक है, यहाँ तक तो बात कर लिए। अब क्या होता है कि जब हम लोग का प्यूबर्टी वाला एज आता है, तो मेल में जब प्यूबर्टी का एज आता है तो टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है, और बहुत हाई अमाउंट में सिक्रीट होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन क्या है, कभी कभी वॉइस मेल बॉक्स, कभी कभी क्या, हमेशा ही, कभी कभी हम दूसरे केस के लिए बोल दिए थे गलती से, बताते हैं वो क्या है कि ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है और ये मेल वॉइस बॉक्स को हैवी कर देता है। तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन होगा वो मेल वॉइस बॉक्स को वाइड कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग का आवाज़ जो है वो हैवी हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि जिस लड़की का आवाज़ भारी है उसमें टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल में नहीं प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करेंगे थोरैकिक कैविटी का। ये थोरैकिक कैविटी है क्या? ये जो चेस्ट वाला कैविटी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थोरैकिक कैविटी। ये थोरैकिक कैविटी डॉर्सली यानी कि पीछे से अटैच रहता है हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे से अटैच रहता है ये रिब्स के बीच वाला स्टेर्नम से। तो आगे से अटैच रहेगा स्टेर्नम से, और पीछे यानी कि डॉर्सली अटैच रहेगा वर्टिब्रेट यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से। ह्यूमन का बात कर रहे हैं इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम बोले। अब ये नहीं कि कोई मेढक का पूछे तो वर्टिब्रल कॉलम बोल देना, गलत हो जाएगा। तो ह्यूमन में क्या होता है, थोरैकिक कैविटी डॉर्सली अटैच रहता है वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली अटैच रहता है स्टेर्नम से। अब दो प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं लंग्स के। ये दो प्रोटेक्टिव पार्ट क्या होते हैं उनके बारे में बात किया जाए तो थोरैकिक कैविटी का दो प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, एक आउटर पैराइटल प्लूरा, दूसरा इनर विसरल प्लूरा। आउटर पैराइटल प्लूरा अगर बेसिकली बोला जाए तो ये रिब वाला पार्ट, ये हो गया आउटर पैराइटल प्लूरा। और जो अंदर देखोगे रिब का, तो अंदर जो रिब होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसमें मसल का कोटिंग होता है, बहुत प्यारा सा सॉफ्ट मसल, वो हो गया इनर विसरल प्लूरा। जैसे अगर नॉन वेजिटेरियन हो और चिकन का ये पार्ट खाओगे तो पता चलेगा बाहर तो हड्डी रहता है और हड्डी के पीछे मसल का एक लेयर दिखेगा तुमको, वही होता है इनर विसरल फ्लूरा। ये क्या करता है कि जब हम लोग का लंग्स, हम लोग जब ऐसे ब्रीथ किए और बहुत ज़्यादा अंदर भर लिया ऑक्सीजन ऐसे, तो लंग्स अपना एक्सपेंड किया,
और लंग्स एक्सपेंड करने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि रिब में टच कर जाए। तो अगर वो सॉफ्ट नहीं रहता और तब वो रिब में टच करता तो हो सकता था ना कि वो कोरोड कर जाए, घस जाए, बिल्कुल हो सकता था, और तब लंग्स में घाव हो जाता और जो कि आगे डेथ तक लेके जा सकता था अपने को। इसी वजह से उसको भगवान क्या किए, विसरल बना दिए, सॉफ्ट मसल वहाँ पे डाल दिए। और आउटर पेराइटल प्लूरा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको काम क्या करना है, बाहर से कोई चीज़ जब कोई फोर्स लगे या कहीं गिरे वगैरह तो वो लंग्स पे डायरेक्टली ना लगे और वो एब्जॉर्ब कर ले शॉक को। अब याद रखना, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग कभी भी लिक्विड का यूज़ करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर लिक्विड से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से आउटर पेराइटल प्लूरा और इनर विसेरल प्लूरा के बीच में एक लिक्विड फील्ड रहता है। उस लिक्विड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड फील्ड रहता है, वो एक लिक्विड है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिसके वजह से चोट अगर हम लोग को चेस्ट पे लगे भी, अब ये नहीं कि ट्रक से ठुका गए, हम लोग का तो है प्लूरल फ्लूइड, कुछ नहीं होगा, उतना नहीं करना है। हल्का फुल्का चोट लगे तो वो बर्दाश्त कर ले। ऐसा मत करना कि बिल्कुल गलती से भी भैया तो पढ़ाए थे कि प्लूरल फ्लूइड है तो हम ट्रक से ठुका जाते हैं, कुछ नहीं होगा, नहीं, तब तो पूरा रिब के साथ तुम भी टूट जाओगे, अच्छे से ही टूट जाओगे। अब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो अपना होता है उसमें हम लोग का थोरैकिक कैविटी होता है और वहीं पे लंग्स हम लोग का प्रेजेंट होता है। लंग्स के बारे में बात हो गया। अब चलो हम लोग बात करते हैं लंग्स का स्ट्रक्चर के बारे में। अब लंग्स पेयर है, एक हो गया अपना लेफ्ट, एक हो गया अपना राइट। तो लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा नैरोअर होता है, यहाँ से जैसे ऐसे आएगा, यहाँ से थोड़ा नैरो हो जाएगा। लेटरल इन्वर्जन की वजह से तुमको कैमरा में उल्टा दिखेगा, समझ जाना, हम अपने हिसाब से सही बता रहे हैं। मेरा ये लेफ्ट है क्या होगा कि ये मेरा लेफ्ट है और यहाँ पे जो लंग्स है यहाँ से थोड़ा ऐसे नैरो हो जाता है। नैरो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट को फिक्स होना है ना, और हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में हार्ट को रखने के लिए ये लंग्स थोड़ा नैरो हो जाता है, बट ये लॉन्ग है, ये लंबा है। राइट लंग ब्रॉड है बट हाइट में लेफ्ट वाले से छोटा है, ये हो गया। राइट लंग का जो वेट है वो होता है 625 ग्राम। एवरेज वेट ऑफ राइट लंग्स इन एन एडल्ट इज अप्रॉक्स 625 ग्राम, 625 ग्राम। एंड वेट ऑफ लेफ्ट लंग इज 565 ग्राम। राइट लंग हो गया 625, लेफ्ट लंग हो गया, राइट लंग हो गया 625, लेफ्ट लंग हो गया 565 ग्राम। इन दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस रहता है उस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टेनम, MEDIA स्टेनम, STENUM। और इसी मीडिया स्टेनम में हार्ट हम लोग का रहता है। लेफ्ट लंग जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर का जो सेगमेंट है वो 8 सेगमेंट है और नीचे का जो है वो 4 सेगमेंट है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे उतना, बस याद रखना है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब लंग्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाता है अपना डायाफ्रागम। लंग्स में नीचे ऐसे अटैच रहता है डायाफ्रागम, जो कि क्या करता है कि लंग्स जब हम सांस लिए तो एक्सटेंड किया और फिर जब सांस छोड़े तो नॉर्मल शेप में लेके आया। तो ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा सांस ले लें और लंग्स ज़्यादा ही डिस्प्लेस हो जाए और वो अपने जगह से ही घसक जाए, या फिर ऐसा ना हो कि जब हम सांस छोड़ें तो लंग्स पूरा ही चिपक जाए और कोलैप्स कर जाए। इसी वजह से वहाँ पे डायफ्रागम प्रेजेंट रहता है जो कि लंग्स को हद से ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं होने देता है और हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होने देता है। डायफ्रागम बने रहता है एक सुपर इलास्टिक मसल का जिसका नाम है फ्रेनिक मसल्स। फ्रेनिक मसल्स का वो बने रहता है। डायफ्रागम फ्रेनिक मसल्स का है। लंग्स का कलर पिंकिश रहता है, बट आगे चल के जब एडल्ट बनोगे तो पहले तो था कि जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो लोग का लंग्स ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, बट अब तो पॉल्यूशन है इतना कि सबका ही लंग्स ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हम लोग को रेगुलर प्राणायाम वगैरह करते रहना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, कार्डियो करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग का लंग्स जो है वो फिट रहे। और ज़्यादा म्यूकस वाला खाना, मतलब ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट करे, यानी कि ज़्यादा ठंडा वगैरह नहीं, गर्म पानी पीते रहना चाहिए। और ये सब से हम लोग का लंग्स जो है हेल्दी रहेगा। और विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और अभी वैसे भी कोरोना वाला चल रहा है चक्कर, तो विटामिन सी तो बहुत ही ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है और साथ में लंग्स को भी हेल्दी रखता है। थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही, आगे चल के हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन का पार्ट 2। थैंक्स।